व्यवहार, तो जैसा मैंने बताया कि ये जीवन में ये क्रियाकलाप मिला के जीवन में है ना। तो इतना ही जो है ये समझने का क्षेत्र है, इसको अपन समझना कह रहे हैं, समझना है। समझने की क्रिया जिसको कह रहे हैं। अब इसके बाद आता है जीना। तो ये जो है जीने का क्षेत्र, जीना, और ये मानव में है। ये भी जीवन में है, लेकिन जब जीवन मानव शरीर में तभी है। जीवन अपने आप में नहीं समझ सकता है ना, जीवन के समझने के लिए शरीर की जरूरत है, क्योंकि सह अस्तित्व सहज प्रकटन है, अनुभव सह अस्तित्व सहज प्रकटन है ना। तो इसलिए जीवन में स्वयं में समझने की क्रिया नहीं है ना। समझना मानव शरीर के साथ ही है। तो इसलिए जब हम मानव का अध्ययन करते हैं तो उसमें जीवन में यानी स्वयं में, अंदर में समझने की क्रिया है। समझने की क्रिया स्वयं में, अपने में है ना, ऐसा है। और जब जीने की क्रिया है उसमें शरीर शामिल है। तो हम जीने की क्रिया जिसको कह रहे हैं उसमें शरीर के साथ ही जीना है ना। संबंधों में भी शरीर के साथ जीना है। तो जिसको हम लोग व्यवहार कह रहे हैं वो हमने बोला एक से अधिक एकत्र होने के लिए जो है उसको व्यवहार कह रहे हैं ना। तो यदि व्यवहार को समझें तो सबसे पहले क्या होगा, व्यवहार में संबंध की स्वीकृति होगी। संबंध की स्वीकृति से पहले कोई भी व्यवहार शुरू नहीं होता है ना। इसके बाद संबंध निर्वाह होगा। तो संबंध निर्वाह कहाँ पे होगा? परिवार में, और फिर होगा समाज में, फिर राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र। और जो संबंध निर्वाह की क्रिया है वो न्यायपूर्वक है। जैसे विचार की क्रिया जो है धर्म पूर्वक है ना, धर्म के साथ। और जिसको हम लोग अस्तित्व से अस्तित्व परम संबंध है, इसी को सत्य भी बोल रहे हैं ना। और यदि हम ये संबंध निर्वाह को समझें तो इसमें क्या निर्वाह हो रहा है, ऐसा है। एक हो रहा है मूल्यों का निर्वाह है ना, दूसरा चरित्र का निर्वाह, और फिर है नैतिकता का निर्वाह, फिर है वस्तु और सेवा।
वस्तु और सेवा का अर्पण समर्पण। अर्पण समर्पण। और ये जो संबंध की स्वीकृति है, ये संबंध साथी संबंध है, और जिसको हम संबंध निर्वाह कह रहे हैं, यही भागीदारी है। और संबंध की स्वीकृति के साथ ही जिम्मेदारी आती है। ये अपन इसको कहें तो यही जो है भागीदारी है। और ये जो यहाँ से आ रहा है, ये समझदारी। तो समझदारी जो है ऐसे आ रही है ना। ये जो समझदारी है, इसी का नाम है विवेक, जिसको अपन विवेक करें। ज्ञान और विवेक दोनों मिला के समझदारी है। तो यदि हम ये स्वीकृति को समझें, तो ये स्वीकृति परिवार व्यक्ति में है, और संबंध निर्वाह की क्रिया जो है वो परिवार से लेकर अंतर्राष्ट्र तक है ना। परिवार से अंतर्राष्ट्र, यही पांच स्थिति है। 5 स्थितियों में संबंध निर्वाह है ना। समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न तो बताइए। व्यवहार का मतलब है एक से अधिक एकत्रित होने के लिए जो किया गया प्रयास है या श्रम है ना। तो व्यवहार की क्रिया मानव की परस्परता में है, जिसकी शुरुआत व्यक्ति में संबंध की स्वीकृति के रूप में होती है। यदि संबंध की स्वीकृति नहीं है तो जीना शुरू नहीं होता, व्यवहार क्रिया शुरू नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है संबंध की स्वीकृति, और संबंध की स्वीकृति व्यक्ति में होती। व्यक्ति में इससे ज़्यादा कोई क्रिया नहीं होती, व्यवहार की क्रिया। व्यक्ति किसी के साथ संबंध को स्वीकार कर सकता है, बस जैसे ही वो व्यवहार करेगा तो दूसरे के साथ हो जाएगा, है ना। तो दूसरा कौन है? तो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र। इसमें जो ये जो मानव संगठन है ना, मानव का जो गठन है परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के स्तर पे है। इस गठन में ही, इन गठन के साथ ही भागीदारी हो सके। और संबंध कितने हैं? तो संबंध कितने हैं? तो कुल 7 संबंध है, जिनको हम लोग कह रहे हैं 7 संबंध। संबंध की स्वीकृति के साथ ही जिम्मेदारी आती। यदि संबंध की स्वीकृति नहीं है तो जिम्मेदारी नहीं आती, है ना। तो यदि किसी व्यक्ति में संबंध की स्वीकृति नहीं है तो उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं आई।
संबंध स्वीकार हुआ तो जिम्मेदारी, जिम्मेदारी आएगी तो भागीदारी। भागीदारी कहाँ पर है? संबंधों में, संबंध निर्वाह के रूप में। संबंध निर्वाह क्या है? मूल्य निर्वाह, वस्तु निर्वाह, सेवा निर्वाह, इतने ही। मूल्य निर्वाह, वस्तु निर्वाह और सेवा निर्वाह, ये परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में। ठीक है, तो ये जिसको का अर्पण व समर्पण, वस्तु और सेवा का, वस्तु और सेवा का अर्पण समर्पण। अर्पण का मतलब होता है कुछ दे के कुछ पाने की अपेक्षा के साथ किया गया है ना, अर्पण। समर्पण का मतलब है उदारता पूर्वक, है ना, हम दे के कुछ लेना नहीं चाहते उस अर्थ में। तो व्यवहार में दोनों प्रकार से होता है, एक होता है अपेक्षा के साथ, एक अपेक्षा विहीन है। क्या पूछ रहे थे? वो समर्पण के वहाँ सेवा के उधर भी ऐसा वस्तु के नीचे लगाया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और संबंध की निर्वाह जो है न्याय पूर्वक होती है, और न्याय का मतलब है मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति। तो जो मूल्य मूल्यांकन पूर्वक संबंध की स्वीकृति होती और निर्वाह पूर्वक उभय तृप्ति होती। मूल्यांकन पूर्वक निर्वाह करने में उभय तृप्ति होती है, मूल्यांकन पूर्वक संबंध की स्वीकृति होती है ना। किसी के साथ भी संबंध की स्वीकृति तभी होती है जब हम उसमें किसी मूल्य को देख लेते हैं, है ना। जैसे मित्र में सहयोग देख लेते हैं, मित्र संबंध की स्वीकृति। भाई बहनों में सहयोग देख, माता पिता में बच्चा माँ के साथ ममता का मूल्यांकन करता है, उसको माँ के रूप में स्वीकृति हो जाती, चाहे जन्म किसी ने भी दिया हो, है ना। तो वैसे ही माँ किसी बच्चे के साथ मूल्यांकन विधि से संबंध को स्वीकार करती है ना, ऐसा। तो जन्म से संबंध नहीं होता है ना, संबंध मूल निर्वाह की क्रिया है। तो मूल्य निर्वाह की क्रिया जो है उसमें मूल्यों का निर्वाह, वस्तुओं का आदान प्रदान और सेवा का आदान प्रदान। जैसे माता पिता बच्चों को वस्तु भी देते हैं, और वस्तु भी दो प्रकार की है, एक समझदारी के रूप में वस्तु देना और दूसरा भौतिक रासायनिक वस्तु देना, कपड़े लत्ते आदि सब कुछ देना। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो बताइए। भैया, वस्तु और सेवा का आदान प्रदान तो हम देख पाते हैं, लेकिन मूल्य निर्वाह जो है हाँ, वो कैसे समझ में, उसका कुछ आदान प्रदान नहीं है। मीन्स के वस्तु और सेवा का आदान प्रदान है, मूल्य को कैसे, मीन्स के जैसे माता पिता बच्चों के साथ जो है ना ममता वात्सल्य पूर्वक, विश्वास सम्मान पूर्वक रहते हैं ना, विश्वास के साथ, ममता के साथ, वात्सल्य के साथ, स्नेह के साथ माता पिता रहते हैं। बदले में बच्चे माता पिता के प्रति कृतज्ञ होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, विश्वास होता है उनमें, अपने माता पिता से स्नेह भी करते हैं। तो मूल्यों के आदान प्रदान के रूप में किया होता है। वस्तु और सेवा में भी ऐसे ही होता है। एक उम्र तक माता पिता बच्चों को देते हैं, एक उम्र के बाद बच्चे माता पिता के लिए करते हैं।
और यदि नहीं करते हैं, मान लो माता पिता स्वीकार नहीं करते हैं, तो भी अपने बच्चों के लिए करते हैं। परंपरा में ये चलता रहता है। जैसे हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों के लिए करेंगे। इस तरीके से परंपरा चलती रहती है। तो वस्तुओं का भी आदान प्रदान चलता रहता है। तो उसमें अर्पण भी है और समर्पण भी है। कई माता पिता बच्चों के साथ समर्पण विधि से करते हैं। भाई बहनों में मित्र मित्र संबंध में अर्पण भी हो सकता है। अभी हम कर रहे हैं, बाद में अपेक्षा के रूप में दूसरा हमारी करेगा, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता पूर्वक भी हो सकता है। जो अर्पण का भाव है उस रूप में भी हो सकता है, अर्पण समर्पण का। ठीक है। ये और कुछ प्रश्न हो जाए? तो ये जो संबंध निर्वाह की क्रिया है, इसमें जो अपेक्षाएं हैं वो क्या है? तो मानव परंपरा में स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, ये परिवार के स्तर पे कार्य करना। समाज के स्तर पे व्यवहार में सामाजिक, और व्यवसाय में स्वावलंबी। ये संबंध निर्वाह पूर्वक ही होता है ना। इसी को वात्सल्य भी कहते हैं, ममता वात्सल्य का निर्वाह जो है ना। और यदि इसको हम देखें तो इसको हम कह रहे हैं कि ये मानव परंपरा है ना। और ये परिवार है और ये मानव परंपरा। तो परिवार पहले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? तो शिक्षा संस्कार व्यवस्था से। स्वास्थ्य संयम, न्याय सुरक्षा, पोषण, संरक्षण और उत्पादन विनिमय। ऐसे हर परिवार जो है वो लेता है। इन्हीं में संबंध होते हैं डिफाइन, है ना। जैसे ये गुरु शिष्य संबंध हो गए,
माता पिता संबंध, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, और यहाँ पे भाई भाई बहन, मित्र मित्र, साथी सहयोग, और व्यवस्था संबंध। यहाँ पे भी गुरु शिष्य संबंध और व्यवस्था संबंध। तो इन 5 व्यवस्थाओं से, है ना, हर परिवार लेता है एक स्थिति में, या ये लेना देना दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहता है, ऐसा अपन कैसे। फिर ये देता है, देता भी ऐसे ही है। तो हर परिवार की शिक्षा में, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, न्याय सुरक्षा, उत्पादन, विनिमय, कार्य, कार्य। तो ये जो है भागीदारी है, इसको अपन कह रहे हैं भागीदारी का डिजाइन। ये व्यवस्थागत उदारता और सुलभता, व्यवस्थागत उदारता और सुलभता है ना? तो कुल डिजाइन इतनी। तो पुत्र पुत्री, पति पत्नी, माता पिता, इसी को परिवार कहते हैं। तो जब पुत्र पुत्री रहते हैं तब माता पिता से लेते हैं, और माता पिता का मतलब क्या है? मामा, फूफा, चाचा, काका, ये सब मिला के माता पिता संबंध है ना, जिसको अपन कह रहे हैं, वहां से लेते हैं। फिर वही पति पत्नी हो जाते हैं, है ना। पुत्र पुत्री जो है फिर पति पत्नी संबंध में आते हैं। तो पति पत्नी संबंध में आने के बाद और फिर वही माता पिता बनते हैं। तो यहाँ से भागीदारी शुरू हो जाती है अपने संतानों की। फिर जब वो माता पिता कब बनते हैं? जब इनके पुत्र पुत्री हो जाते, ऐसा। तो परिवार का मतलब यही है ना, जिसको अपन परिवार कह रहे हैं। तो हर परिवार अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता है, इसलिए समाज, जिसको व्यवस्थात्मक कार्यक्रम कह रहे हैं, व्यवस्थात्मक कार्यक्रम के रूप में ही समाज होता है। ये समाज है। और ये भी समाज है, एक समाज। तो ये परिवार समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है। तो इन व्यवस्थाओं में परिवारों की भागीदारी होती है ना, और यहाँ परिवारों की भागीदारी से परिवार जो है अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है। तो जिसको हम लोग यहाँ पर जो संबंध निर्वाह है, उसी को कर्तव्य और दायित्व बोल रहे हैं। और जिसको संबंध की स्वीकृति कहते हैं, संबंध की स्वीकृति के साथ ही अपेक्षाएं निश्चित हो जाती हैं। अपेक्षाएं निश्चित होना,
जैसे ये स्वीकृति होती है उसके साथ अपेक्षाएं निश्चित हो जाती हैं। जैसे ही संबंध स्वीकार हुआ तो हर संबंध की कोई एक निश्चित अपेक्षा होती है ना, तो अपेक्षाओं की पहचान हो जाती है। अपेक्षाओं की पहचान हो जाना यही जिम्मेदारी है। संबंध में अपेक्षाओं को पहचान लेना है ना, वो जिम्मेदारी है। अपेक्षा पूर्ति के लिए ही संबंध निर्वाह है। हर संबंध में अपेक्षाएं निश्चित हैं। संपर्क में अपेक्षाएं जो है निश्चित नहीं। तो जो व्यवहार की क्रिया है वो दोनों जगह होती है ना, संबंध में भी होती है और संपर्क में भी होती है। संपर्क और संबंध में अंतर केवल इतना है कि जब संपर्क में व्यवहार निर्वाह होता है वहाँ अपेक्षाएं जो हैं वो निश्चित नहीं है, स्वैच्छिक हैं, है ना, और संबंध में अपेक्षाएं निश्चित हैं। इसलिए संबंध में न्यायपूर्वक जीने का कार्यक्रम निश्चित है, अनिश्चित नहीं। और निर्वाह का मतलब है कर्तव्य दायित्व का निर्वाह। कर्तव्य दायित्व का मतलब होता है समझदार बनाना एक भाग है और शरीर का पोषण संरक्षण करना दूसरा भाग है। हर माता पिता जो है कर्तव्य दायित्व को स्वीकार ही रहते हैं। यदि मानव पर अभी भी वर्तमान परंपरा में भी हर माता पिता बच्चों को संतान उत्पत्ति के साथ ही कर्तव्य दायित्व को स्वीकारे रहते हैं। कर्तव्य दायित्व निर्वाह कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये नहीं कह रहा हूँ। संबंध की स्वीकृति के साथ ही कर्तव्य दायित्व की स्वीकृति हो जाती। कर्तव्य दायित्व की स्वीकृति अपेक्षाओं की स्वीकृति है ना। कर्तव्य दायित्व अपेक्षा के अर्थ में ही होते हैं। तो इसलिए जो संबंध निर्वाह की क्रिया है वही कर्तव्य दायित्व निर्वाह की क्रिया है ना। कर्तव्य दायित्व निर्वाह पूर्वक ही हम बच्चों में या अग्रिम परंपरा में स्वयं में विश्वास पैदा करते हैं, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। ये तीन काम, विशेष रूप से ये तीन काम परिवार में ही होते हैं ना। और इसके बाद व्यवहार में सामाजिक, अपने परिवार में सामाजिक क्या होगा, आदमी अपने परिवार में सामाजिक ही रहता है ना। तो जब दूसरे परिवार के साथ आता है यानी समाज संबंध की बात आती है तब जाके व्यवहार में सामाजिक है ना। और समाज के साथ ही उत्पादन प्रक्रिया परिवार और समाज दोनों में होती है। व्यवसाय में स्वावलंबी, इसको अपन कह रहे हैं। परिवार में भी कोई व्यवसाय होता है उसके साथ, तो व्यवसाय में स्वावलंबन भी व्यवस्थागत दृष्टिकोण से देखेंगे तो समाज का कार्यक्रम है, समाज के स्तर पर होता है। 10 सोपानी व्यवस्था में जो बच्चे हैं उसके लिए समाज कार्यक्रम देता है ना। ये जो भी परिवार हैं उनके लिए श्रम कहाँ करना है, श्रम करने की स्वीकृति रहती है। और क्या श्रम करना है और कहाँ श्रम करना है ये समाज यानी जिसको परिवार सभा कहते हैं वो तय करती है ना। परिवार सभा का कार्यक्रम समाज का कार्यक्रम हो जाता है। और वो क्यों तय करती है, सुलभता के अर्थ में तय करती है। इसलिए सारी व्यवस्था जो है वो मानव की आवश्यकता सुलभता के अर्थ में है। इसका मतलब जो व्यवसाय की क्रिया है वो सामाजिकता के निर्वाह के लिए। इसलिए व्यवसाय अपने आप में कोई कार्यक्रम नहीं है। मानव जो है सामाजिक इकाई है, इसलिए मानव में मूल कार्यक्रम जो है वो सामाजिकता है। मानव में मूल कार्यक्रम व्यवसायिकता नहीं है, क्योंकि मानव सामाजिक कार्यक्रम है। इसलिए मानव व्यवसाय में तृप्त नहीं होता है, मानव सामाजिकता में तृप्त होता है। ऐसा सारा जो व्यवसाय है वो सामाजिकता के निर्वाह के लिए। अभी वर्तमान में भी हम जो भी उपार्जन करते हैं
वो सामाजिकता के निर्वाह के लिए ही तो करते हैं। जहाँ संबंध में स्वीकृति है वहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ बहुत व्यक्तिवाद है वहाँ तो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो बताइए। प्रश्न भैया, हाँ, जब तक हमें सारे मूल्यों की सही पहचान नहीं हो जाती तब तक हमारे अंदर उसकी अपेक्षा बनी रहती है, ऐसा हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल विश्वास मूल्य जैसे आपने बताया, जैसे प्रेम है, स्नेह है, ये सारे मूल्य है तो सही। तो जब तक हमें उसकी पहचान नहीं हो जाती तब तक हम हमारे संबंध में उसकी अपेक्षा पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब तक इसीलिए बोला ना, समझने का काम पूरा हुआ तो समझदारी आ गई। अब समझदारी व्यवहार में नियोजित होगी, जो आप कह रहे हैं। मतलब मेरा प्रश्न ये है कि जब वो पहचान में आ गया तब क्या उसकी अपेक्षा रहेगी या अपेक्षा ही नहीं रहेगी दूसरों से, मतलब व्यवहार में उस चीज को पाने की? दूसरा मतलब कौन? मतलब हर संबंधी, संबंध, व्यवहार, आपका संबंधी। संबंधी। जैसे हमारा बच्चा है तो अपेक्षा रहेगी कि नहीं रहेगी बच्चे को और हमको बच्चों से? जैसे दो मित्र हैं, उनमें अपेक्षा रहेगी कि नहीं रहेगी? अपेक्षा सहित निर्वाह क्रिया है ना। ये चीज भैया ऐसी है कि कई बार वो सेटिस्फेक्शन जो हम बोलते हैं, क्योंकि सही को पहचाना नहीं है तो वो बार बार किसी चीज में हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका वो सेटिस्फेक्शन तो नहीं होता। वो भ्रमित अवस्था में बात तो कर उस रहे हैं। सेंस में मैं बात कर रही हूँ कि जब नहीं, नहीं। सही समझ में आ गया तब वो सही समझ में आएगा तो सही अपेक्षा रहेगी, सही गलत समझ में अपेक्षा आएगा तो गलत अपेक्षाएं होगी। जिस संबंध में जो अपेक्षा नहीं वो अपेक्षा रहेगी, ऐसा है। अपेक्षाएं कर्तव्य दायित्व के निर्वाह के अर्थ में है ना। जो अपेक्षाएं हैं वो परस्पर पूर्णता के अर्थ में है ना। आप पूछ रहे हो ना कि हम समझ आ गया और सामने वालों को वो समझ नहीं है तो कैसे रहना है, ऐसा? जैसे हमको समझ में आ गया तो हम उस तरीके से जी सकते हैं और सामने वालों से अपेक्षा वो भी इसी तरह प्रस्तुत हो ऐसी रहती ही है, लेकिन उनमें योग्यता नहीं रहती क्योंकि वो समझा नहीं है। तो उनको समझाने का फिर हमारा कार्यक्रम है। तो वो परिवार में भाषा से नहीं समझता, कोई आचरण से समझता है ना। क्योंकि परिवार में आपके आचरण की स्पष्ट पहचान रहती है, वहाँ सब पता रहता है सबको सब। तो इसीलिए परिवार में आचरण ही प्रमाण रहता है। तो भाषा समाज में तो बोल लो, वहाँ पता नहीं लोगों को यदि भी। संबंध की स्वीकृति है तो आचरण ही होता है, संबंध की स्वीकृति नहीं है तो आचरण होता ही नहीं। ठीक है, ये बात भी ठीक है कि संबंध की स्वीकृति है ना। तो अभी भ्रमित अवस्था में तो स्वीकृति भी नहीं है। नहीं है, अभी तो संबंध एक छत के नीचे रहते हैं, इसका मतलब थोड़ी संबंध स्वीकार हो। हाँ, छत के नीचे रहते हैं तो फिर कंप्लेन खत्म हो दूसरा हम जाती लोग है। संबोधन करते हैं। जैसे अभी हम समाज में भी कई लोगों को बोलते हैं, हमारे चाचा जी हैं, पिताजी हैं, काका जी हैं, सब बोलते हैं। संबंध निर्वाह, संबंध स्वीकार कहाँ रहता? संबंध स्वीकार नहीं रहता तो हम किसी को भी भाई बोलते हैं, बहन बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, काका चाचा काऊ मामा बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, चाची जी बोलते हैं। कहाँ जिम्मेदारी का भाव रहता? संबोधन है, संबोधन संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जिसको अपन व्यवहार आयाम कह रहे हैं वो संबंध की स्वीकृति के बाद ही शुरू होता है, उससे पहले है ही नहीं। संबंध की स्वीकृति, और संबंध है ही अस्तित्व में। मतलब ऐसा नहीं है संबंध बनाना है,
तो जैसे ही हम अपने होने को यानी मानव अपने होने को सह अस्तित्व में पहचानता है, वैसे ही उसको संबंध दिखने लगते हैं पूर्णता के अर्थ में। हर मानव को पूर्णता में जीना है, तो पूर्णता में जीने के लिए सभी मूल्यों में जीना है, विश्वास से लेके प्रेम तक। इसीलिए सभी मूल्यों में जीने के लिए सभी संबंध में जीने से ही पूर्ण मूल्यानुभूति होती है, जिसको पूर्ण मूल्यानुभूति कहते हैं। वो जब सभी संबंधों में मानव परंपरा जीती है तभी होता है ना, उससे इससे कम में नहीं होता। बोलिए, बताइए। जो एक प्रश्न रहता ही है कि सामने वाला नहीं कर पा रहा और हम समझ गए, तो हम समझ गए तो हम तो सुखी रहते। समाधान विचार का तो सुख रहता ही है, समाधान व्यवहार भी कर पाते, फिर वो वही धीरता के रूप में फिर आता है हमारे, है ना। तो फिर हम सिखाते, अभी सिखाते नहीं, अपेक्षा रखते। अच्छा, कई बार सीखने अभी अभी हम सब भ्रमित ही लोग हैं ना, तो कईयों से नहीं सीखना है भाई, हम नहीं सीखेंगे, आपसे नहीं सीखना। तो ये आपसे नहीं रहता सीखना ही तो अस्वीकृति है। हाँ। ये अस्वीकृति हो गई, है ना। अस्वीकृति है मतलब संबंध नहीं है। तो नहीं सीखना है तो विश्वास नहीं जिससे है। सीखना सिखाना भी तभी होता है जब संबंध की स्वीकृति हो, नहीं तो नहीं सीख। तो माता पिता से जैसे बच्चे नहीं सीखते हैं ना, तो भी हम बच्चों से नाराज थोड़ी होते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि ये कहीं से भी सीख लें, तो उनको हम भेजते हैं। इसीलिए वहाँ संबंध की स्वीकृति रहती है, नाराजगी नहीं रहती है, छोड़ देने जैसा नहीं रहता है। बाकी जगह है तो छोड़ देते, ये प्रयास बंद कर देते। बच्चों के साथ भी एक समय के साथ बाद प्रयास बंद कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि अब नहीं होगा या हो गया है कुछ भी, है ना, या छोड़ो। वो सब छोड़ देना मतलब अस्वीकृति ही है। तो समझदार व्यक्ति जो है लगा रहता है, रिजल्ट आए ना आए वो अपनी तरफ से समझदारी को संप्रेषित करता रहता है ना। रिजल्ट की अपेक्षा नहीं रहे, उसको पता है कि सही जाएगा तो सीखेगा, आज नहीं तो कल सीखेगा, ऐसा रहता है। अभी तो मेरी ऐसी ही समझ है, क्योंकि अभी हम भ्रमित भी हैं और सच समझ भी रहे हैं सही को। तो अभी तो दोनों स्थितियों में हम भी रहते हैं, हमारे साथ के लोग भी रहते हैं। फिर हम समझ गए तो हमको अपना सुख तो रहता, जितना सुख रहता समझ रहती है ना, उतनी स्थिरता आप में आते जाती है। ठीक है। और कोई प्रश्न इसमें? तो मानव मानव के बीच में जो संबंध और संपर्क है, उसी में संबंध निर्वाह की क्रिया होती है। जो संबंध की स्वीकृति है या संपर्क की स्वीकृति है ना, उस आधार में जो स्वीकृति के है, स्वीकृति के साथ ही अपेक्षाएं निश्चित होती हैं, है ना। अपेक्षाएं निश्चित होने के बाद ही जिम्मेदारी आती है, क्या है कि संबंध निर्वाह की जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी पूर्वक ही भागीदारी होती है, और भागीदारी कोई लायबिलिटी नहीं है, भागीदारी उत्सव है। भागीदारी उत्सव क्यों है? क्योंकि भागीदारी के बिना पूर्ण मूल्यों का अनुभूति नहीं है। मानव में मूल्यानुभूति की प्यास चिर पिपासा बनी ही रहती है। मानव की चिर पिपासा मूल्यानुभूति में ही तृप्त होती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेम में ही तृप्त होती है ना। प्रेम ही परम मूल्य है, पूर्ण मूल्य है, उसमें तृप्त होती है। प्रेम पूर्वक जीने का प्रमाण क्या है कि जब कोई व्यक्ति संबंध की स्वीकृति को अखंड समाज तक पहचानता है और अखंड समाज तक निर्वाह करने के लिए तत्पर रहता है, बिना किसी कामना के, आकांक्षा के, है ना, अपेक्षा के, प्रेम बस होता है ना। जैसे कोई व्यक्ति जागृत हो जाता है ना, तो जागृति के बाद वो पूरे समाज के साथ अपने संबंध को पहचान लेता, तब उसमें प्रेम मूल्य जागता है ना। चित्त में, जैसा चित्त की क्रियाओं को अपन पढ़ते हैं ना, तो उसमें श्रुति स्मृति मेधा कला कांति और रूप निरीक्षण और गुण और संतोष और श्री, इसके बाद लिखा है प्रेम और अनन्यता। इसके बाद प्रेम और जब आप का सारा ज्ञान छट गया, भ्रम छट गया,
उसके बाद अस्तित्व से अस्तित्व है ये समझ में आ गया, चित्त में स्पष्ट हो गया। चित्त में स्पष्ट हो गया तो सबके प्रति अनन्यता का भाव आ जाता, सब हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। अपने पराये से मुक्त हो गए। अपने पराये से मुक्त होने के बाद प्रेम संबंध बस ही वो व्यक्ति अजागृत को जागृत करने के लिए संकल्पित रहता है, उसी का नाम वात्सल्य है ना। तो पहले प्रेम और अनन्यता है, प्रेम ही नहीं है तो वात्सल्य कैसे आएगा। तो प्रेम और अनन्यता, इसके बाद वात्सल्य आएगा। अब यदि मान लीजिए वात्सल्य है, बच्चे को हमने अपना मान लिया है कि हमारे बच्चे हैं, है ना, तो बच्चे को सब सुलभ हो जाए इसके लिए चित्रण क्रिया है, इसके लिए गति है, उसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब है श्रेय की ओर गतित होना, श्रेय की ओर मानव परंपरा को ले जाना। तो फिर श्रद्धा और पूज्यता के रूप में चित्त में मूल्यों का प्रकाशन होता है। एक क्रम से होता है, पहले अनन्यता की पहचान हुई, फिर वात्सल्य आया, और उसके बाद श्रेय की ओर यानी व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों की ओर गति होगी। ऐसा उससे पहले तक, अनन्यता से पहले तक अज्ञान का नाश हो जाए, भ्रम का नाश हो जाए, भय का नाश हो जाए, है ना, उसके लिए चित्त में क्रियाकलाप है। क्योंकि जब तक अज्ञान है, भय है और भ्रम है, तब तक अनन्यता का प्रश्न ही नहीं उठता। अनन्यता कहाँ से आएगी। किसी भी संबंध में भय हो तो संबंध होगा क्या। भय का मतलब ही है संबंध नहीं है। अगर हम किसी भी संबंध में डरे हुए हैं, भयभीत हैं, इसका मतलब संबंध नहीं। संबंध का मतलब है भय मुक्ति, भ्रम मुक्ति, भय मुक्ति, यही संबंध, अज्ञान से मुक्ति। ये बात जागृत मानव परंपरा में ही होती है, भय मुक्ति, उससे पहले नहीं होती। हम तो जागृत मानव परंपरा की बात कर रहे हैं। मानव जब 4 आयाम 5 स्थितियों में है, उस स्थिति में व्यवहार क्रिया क्या है। ये जो चित्त की क्रियाएं बताई, 16 क्रियाएं, ये जागृत मानव के अंदर की क्रिया है। जागृत मानव के अंदर, हम लोगों को अजागृति में भी इसका भास रहता है। अगर भास नहीं रहता तो हमको पता कैसे चलता। अगर आपके अंदर भास नहीं हो तो आपको ये कैसे पता लगे ये जो बाबा जी कह रहे हैं ये सही है। तो भास से हमारे अंदर जो भास होता है उससे हम जागृति की सूचना को कंपैरिजन करते रहते हैं, इसी का नाम मूल्यांकन क्रिया है। तो मूल्यांकन पूर्वक ही हम जो है पहचानते हैं, और मूल्यांकन के साथ ही स्वयं में समीक्षा चलती। हमारे अंदर जो निरर्थक है, हमारे अंदर निरर्थक क्या है, भ्रम है, भय है, अज्ञान है ना, उसकी समीक्षा हो जाती। समीक्षा होते ही वो त्यागने के लिए आदमी प्रवृत्त हो जाता है। उससे पहले त्यागना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो उस समय गलती को ही सही माने रहता है। समीक्षा से पहले गलती को सही माना, इसलिए गलती की समीक्षा होने के बाद गलती छूटती है। गलती की समीक्षा नहीं हो पाती है तो गलती छूटती नहीं, क्योंकि गलती को सही माने, इसी को मान्यता बोलते हैं। तो मान्यताओं में आसक्त रहता है, मान्यताओं के बंधन में, इसी को इच्छा बंधन, विचार बंधन और आशा बंधन भी बोलते हैं। समीक्षा पूर्वक ही इच्छा बंधन, आशा बंधन और उससे मुक्ति। ठीक है, तो कर्तव्य दायित्व पूर्वक संबंध निर्वाह की जो क्रिया है उसमें जी लेना, कर्तव्य दायित्व पूर्वक संबंध निर्वाह, इसी को सभ्यता बोलते हैं। और यही सभ्यता संप्रभुता भी है।
ठीक है, ये प्रबुद्धता, संप्रभुता, संस्कृति और सभ्यता, ऐसा। ठीक है, तो जब हम संप्रभुता कह रहे हैं तब उसमें प्रबुद्धता और प्रभुता दोनों समाई हुई। तो इसलिए जब आप संप्रभुता की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें प्रबुद्धता की भी परिभाषा होगी, प्रभुता की भी रहेगी। इसी तरीके से जब आप सभ्यता की परिभाषा पढ़ेंगे तो सभ्यता की परिभाषा में संस्कृति की परिभाषा शामिल हो, संस्कृति की परिभाषा उसमें, और उसमें विधि की परिभाषा शामिल हो, सभ्यता की परिभाषा पढ़ेंगे जब। ऐसे ही जब आप व्यवस्था की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें विधि, संस्कृति, सभ्यता तीनों शामिल मिला के व्यवस्था, तो व्यवस्था की परिभाषा है। इसलिए व्यवस्था जो है ना, उसमें सब समा जाता है, ऐसा। आगे चले, और कोई इसमें कुछ अस्पष्टता हो, कोई प्रश्न हो? समझ में आ रहा है ना कुछ? ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ जा ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बिल्कुल सिंपल सिंपल सरल सरल चीजें सब जुड़ रही, कनेक्ट हो रही है ना। तुमको आ रहा है? ऐसा ही होता है घर में कि नहीं होता है? हाँ साहब, सर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप लोगों को आ रहा है? आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ सकता है। महिलाओं में संबंध की स्वीकृति कंपैरेटिवली पुरुष के ज़्यादा होती है ना, तुलनात्मक रूप से। इसीलिए स्त्रियों के बारे में कहा जाता है समानता ने श्रेष्ठता की बात कर। हाँ, स्त्रियां जो है वो मूल्य की पहचान के साथ रहती हैं, क्योंकि वो उनके संतान पैदा होती है। इसलिए जब केले का पेड़ बताओगे तब तो केले के बारे में बताओगे, तो स्त्रियों को मूल्य के बारे में खास आभास रहता है, संतान में अपनेपन का सिर्फ पहचान भी रहता है। ये संबंध के लिए वो नहीं होता, उपयोग की वस्तु साधन नहीं होता है, वो संबंध होता है। स्वत्वपूर्वक और इसलिए महिलाएं ना बहुत कम अभी आधुनिकता के प्रभाव में घर से बाहर गई, नहीं तो वो घर में ही अपनी सार्थकता हाँ, को पुरुष तलाश जो है करती। संबंध को यत्न पूर्वक स्वीकारता है, स्त्री स्वत्वपूर्वक है, क्योंकि वो अपने संतान को अपना प्रतिरूप ही मानती है, क्योंकि उसके शरीर से शरीर निकलता है तो अपने शरीर के प्रति स्वीकृति रहती है। तो अपने शरीर से निकले हुए एक भाग को वो अपना स्वत्वपूर्वक स्वीकारती। पुरुष जो है यत्न पूर्वक संबंध को स्वीकारता है, ऐसा है। तो इसलिए स्त्रियों में सहज होता है संबंध और मूल्यों का समझ, और इसलिए स्त्रियों में स्वयं को शरीर मानने का भाव ज़्यादा होता है पुरुषों की तुलना। है, क्योंकि वो अब उसी आधार पे ही संबंध पहचानती। नहीं, हम तो ऐसा नहीं, बॉडी कॉन्शियस ज़्यादा होती है स्त्री। स्त्रियों को पता है कि हमारी जो इनको तो संबंध की पहचान है नहीं, इनको शरीर की पहचान, इसलिए ये इसको ठीक रखो, नहीं तो ये भी उतना भी नहीं करेंगे जितना कर रहे हैं, ऐसा है ना। इसीलिए जो भ्रमित नहीं रहती हैं फिर वो सब इस चक्कर में नहीं पड़ती, जो भ्रमित होती हैं वो पड़ जाती। क्योंकि शादी के समय क्या ढूंढते हो? खूबसूरती तो ढूंढते हो, कोई संस्कार ढूंढते हो क्या? नहीं ढूंढते। ठीक है,
तो संबंध की स्वीकृति यदि जीवन जीवन के रूप में होती है तभी शरीर के उससे मुक्ति होती है, नहीं तो शरीर के रूप में ही व्यवहार निर्वाह का प्रयास होता है, शरीर के रूप में ही होता है। महिलाओं के पास ना खूबसूरत पति का ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि जो माता पिता करेंगे वो ही होगा ना। इन लोगों के पास तो रहता है कि ये सब टर्म्स कंडीशन ये लोग डिक्टेट कर सकते हैं लड़की। अभी हमारे समय की बात कर रही हूँ, 25 साल। अभी थोड़ा बदला है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, थोड़ा ही बदला है वो ना। तो ये जो है हो गया कहाँ, इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान सहित विवेक है। अब ये विज्ञान का एरिया है ना, इस पर अपन बात करेंगे। तो पहले इसको समझ लें कि व्यवसाय क्रिया क्या है। तो व्यवसाय क्रिया का मतलब है शरीर के लिए, है ना, शरीर के पोषण, संरक्षण प्लस संबंध निर्वाह। है ना, इन तीनों को मिला के सामाजिकता कह रहे हैं ना, सामाजिकता, सामाजिकता निर्वाह, सामाजिकता निर्वाह। लेकिन इसमें मूल अपेक्षा क्या है, व्यवसाय में मूल अपेक्षा क्या है, शरीर का पोषण संरक्षण। व्यवसाय क्रिया में मूल अपेक्षा पोषण संरक्षण है। पोषण संरक्षण का कार्यक्रम परिवार में है ना, वस्तु के आदान प्रदान के रूप में, वस्तु के आदान प्रदान के रूप में, है ना, परिवार में, समाज में, है ना, जिसको हम लोग सामाजिकता कहते हैं, सामाजिकता के निर्वाह। तो इसके लिए जो मुख्य कार्यक्रम है, जो मूल कार्यक्रम है, वो अर्थोपार्जन है, अर्थोपार्जन। और अर्थ का मतलब क्या है, तन, धन, मन और धन, अर्थ का उपार्जन है। अर्थ का उपार्जन विधि, प्रक्रिया, नियम पूर्वक यदि इससे होता है तब उसका नाम अर्थव्यवस्था है। अर्थोपार्जन के बाद अर्थ की सुरक्षा और अर्थ का सदुपयोग, उपयोग सदुपयोग कर लें। अर्थ की सुरक्षा ही राजनैतिक या राजनीतिक है ना, राजनीतिक कार्यक्रम यानी राज्य व्यवस्था है। और अर्थ का सदुपयोग ही धर्म या धार्मिक, ऐसा लिख देते, धार्मिक कार्यक्रम और धर्म व्यवस्था है। अभी धार्मिक कार्यक्रम का मतलब तन मन धन का दुरुपयोग है। धार्मिक कार्यक्रम का मतलब यही है अभी जो दिखता है भ्रमित अवस्था में। और राज्य का कार्यक्रम भी अर्थ की सुरक्षा नहीं है। अभी राज्यों का कार्यक्रम क्या है, तन मन धन का दुरुपयोग है, असुरक्षा है। इसलिए यदि कोई राज्य अच्छा राज्य है
तो वहाँ के वन असुरक्षित हैं वहाँ के जीव जंतु असुरक्षित, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा, शोषण ज़्यादा होगा, क्योंकि विकास के लिए पैसा चाहिए। और विकास क्यों है? क्योंकि प्रलोभन है। प्रलोभित क्यों करना है? क्योंकि वोट चाहिए। तो नोट वोट बंटवारा, तुष्टि असंतुष्टि बराबर राजनीति राजनीति का मतलब अभी इतना ही। तो इसलिए उसमें तन मन धन की सुरक्षा है ही नहीं। वहाँ तो रिसोर्सेस को लूटने का कार्यक्रम है, अभी जिसको हम लोग राज्य व्यवस्थाएं कह रहे हैं, राजनीति कह रहे हैं ना, उसमें रिसोर्सेस को कैसे लूट सकते ये कार्यक्रम है। और सारे धार्मिक कार्यक्रमों का प्रयोजन जो है, हम कितना दुरुपयोग कर सकते हैं वो कार्यक्रम। नहीं है। मुंबई में गणेश उत्सव देख लीजिए आप, गणेश उत्सव का कार्यक्रम है। गणेश उत्सव से कोई सभ्यता संस्कृति का विकास होता है क्या? तो सभ्यता संस्कृति का मतलब है कि विचार का अभियान हो, समाधान निकले। ऐसा सुनने में आता है कि लोकमान्य तिलक ने विचार के लिए ही गणेश उत्सव शुरू किया था। तो इसलिए गणेश उत्सव के समय में गोष्ठियाँ होती थी, बाहर के विद्वानों को बुला के, है ना, गणेश जी की मूर्ति रखते थे, लेकिन उसमें मूल उद्देश्य था विचार संस्कृति को स्थापित करना। विचार खत्म हो गया, धूम धमा, जितना भी वेस्टेज है रिसोर्सेस का, पैसे का, संपत्ति का, वातावरण का, जितना नुकसान कर सकते हैं अधिकतम, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, जितना कर सकते हैं वो सब मैक्सिमम करते हैं। जो जितना मैक्सिमम करता है वो उतना ही टॉप का गणेश उत्सव, फर्स्ट सील्ड वाला गणेश उत्सव माना जाता है। इसको बड़े बड़े सील्ड मिलते हैं ना। जबकि धार्मिक कार्यक्रम का मतलब है कि सदुपयोगिता हो। ये एक दृष्टिकोण ये। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि जैसे हम कोई चीज़ उत्पादन करते हैं, श्रम पूर्वक उत्पादन करते हैं, जैसे हम लोग ट्रकों का उत्पादन किया हमने, है ना। यदि हम देखें तो हमने ट्रक का उत्पादन क्यों किया? वस्तु विनिमय के लिए, है ना। लाखों करोड़ों ट्रक हमने बना लिए, है ना। अभी आप किसी भी शहर में पूछ लीजिए, जैसे राजकोट में जितने ट्रक हैं, इनका सदुपयोगिता के अर्थ में यूटिलाइजेशन कितना है? कोई भी, कितना भी ट्रक के ओनर हो, आप उनसे पूछ लीजिए कितना % होगा, बताइए, अनुमान लगा के बताइए। करते हैं, पर है चलता कहाँ है? कोई भी ट्रक वाले से पूछ लीजिए, 7 दिन चल जाए तो उसका किस्त पटाने के लायक पैसा हो जाता बस, और 2-3 दिन और चल गया तो पैसा वसूल हो जाता। मैक्सिमम 10 दिन चल जाए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, खड़े रहते हैं। कारों का देख लीजिए, नहीं, ट्रकों का भी यही है। यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम, देख लें 30% से ज़्यादा नहीं है। जिनके पास 1-1 हज़ार ट्रक हैं उनसे भी पूछ लीजिए, 30% यदि वो यूटिलाइज हो जाते हैं तो भी वो बहुत पैसा कमा लेते हैं। हमारे तो कई मित्र हैं ट्रांसपोर्टर, आपके भी हैं कई मित्र ट्रांसपोर्टर हैं, तो कहते हैं भैया 10 दिन चल जाए बहुत है, इतना अपना उसमें अपनी गाड़ी दौड़ने लगती है। कोई 20 दिन तक चला ले तो सफल है नहीं। इसीलिए तो हर ट्रांसपोर्ट के गाड़ियां खड़ी रहती हैं ढेर सारी। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा माल लेके भी भाग जाते हैं लोग। यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। जैसे किसी ट्रक की 10 टन की कैपेसिटी है ना, तो 10 टन लोड ले जाने की कैपेसिटी, कितना लोड ले जाते हैं वो, कितना चलते हैं? 30 दिन चलते हैं क्या?
अच्छा, फिर इसके बाद उसमें जो लोग श्रम करते हैं उनकी लाइफ क्या होती? पूरा जो जिसको हम लोग एक ड्रग और उसका व्यापार बोलते हैं, वो सब जहाँ जहाँ ट्रक चलते हैं उसी लेन पे ही होता है सारा, क्योंकि वो अननेचुरल लाइफ है ना। कोई आदमी 10 दिन से ट्रक चला रहा है अपना, रात दिन 24 घंटे, अपना परिवार को घर को छोड़ के, है ना, तो उसमें स्ट्रेस आएगा ही। स्ट्रेस भुलाने के लिए विलासिता आएगी, और विलासिता उपलब्ध नहीं है तो अपराध आएगा विलासिता को उपलब्ध कराने, या नशा आएगा, सारा नशा। तो तन का भी सदुपयोग नहीं है, धन का भी सदुपयोग नहीं है, और मन का भी सदुपयोग नहीं। नहीं है। ऐसी कारों का यूटिलाइजेशन 15% से ज़्यादा नहीं। है ऐसी जिनको हम लोग हाउसिंग रिसोर्स कह रहे हैं, उसका भी यूटिलाइजेशन निकाल लीजिए। अभी आपके राजकोट में ही ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें होंगी जिनकी ऑक्यूपेंसी 50% से ज़्यादा नहीं हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड तो आएगा नहीं। अब जिसकी सदुपयोगता यानी यूटिलाइजेशन, अभी यूटिलाइजेशन बोल रहा हूँ, सदुपयोगता नहीं बोल रहे। सदुपयोगता के अर्थ में जाएंगे तो यूटिलाइजेशन और कम हो जाएगा। यदि सदुपयोगता को, अभी तो जितना मूवमेंट अभी कर रहे हैं पूरा, जो भी जिस भी अर्थ में कर रहे हैं, चाहे वो मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, शौकिया कर रहे हैं, कुछ भी, उस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो यूटिलाइजेशन है ना। उसमें कितना सार्थक है, सदुपयोगी है, अभी उसको बात करेंगे तो कार का यूटिलाइजेशन 5% भी नहीं आएगा। जितना मूवमेंट हो रहा है, जितना सोसाइटी मूव कर सकती है ना, और कर रही है, उतना मैक्सिमम एवेल्युएट करने पे 15% से ज़्यादा नहीं है। अधिकतम जाएगा तो 20% तक जाएगा। तो 80% कारों के ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा लोड है, रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन है। उनको बनाने में मानव श्रम, उसको तैयार करने में रिसोर्सेस, राष्ट्र के रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, उसी के लिए टैक्सेशन। ये जो करोड़ों कारें जिनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, 80%, है ना, उन कारों को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारी जो सर्विस क्लास है उसी की जेब काट रहा है। इसलिए टैक्सेशन, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, सब कैसे भी। आखिर सरकार के पास तो है नहीं, सरकार के पास कोई झाड़ तो है नहीं कि अपना हिलाया तो आ गया। तो सरकार तो जो है, जो प्रोडक्टिव क्लास है उसी का जेब काटती, और हमारी जेब काट के, है ना, जो चीज़ पैदा हो रही है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो इसलिए जो भी रिसोर्सेज है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो नेशनल रिसोर्स है, उसमें राष्ट्र के लोगों का पैसा लगा हुआ है, इसलिए उसको वेस्ट करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं। यदि हम नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ये तीनों को मिला के ही नैतिकता बोलते हैं। नैतिकता का मतलब है अर्थनीति, नैतिकता का मतलब राजनीति, नैतिकता का मतलब है सदुपयोगता की धर्म नीति। तो धर्म नीति धर्म व्यवस्था है ना, अर्थनीति अर्थव्यवस्था, राजनीति राज्य व्यवस्था, तीनों को मिला के ही, यदि ये तीनों में तालमेल होता है ना, यदि इन तीनों में तालमेल होता है तभी समृद्धि आती है, जिसको हम लोग समृद्धि कहते हैं ना, समृद्धि आती है।
है। और इसी में इसमें भी यदि ये नियम पूर्वक होता है ना, नियम पूर्वक, अर्थोपार्जन नियम पूर्वक होता है। अभी तो नियम पूर्वक नहीं हो रहा है, उत्पादन प्रणालियों में सब में नियम की उपेक्षा करके कर रहे हैं। इसलिए ये तीनों स्तर पे समस्या है। उत्पादन में भी समस्या है, सुरक्षा में भी समस्या है, सदुपयोगता में भी समस्या है। इसलिए ना केवल स्वयं में समस्या है, दूसरों के लिए भी समस्या है। जैसे जो भी उत्पादन करने वाली इंडस्ट्री हैं वो अपने में समस्याग्रस्त तो होती हैं, लेकिन वो साथ साथ पूरे वातावरण को ग्लोबल लेवल तक जो है डैमेज कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण है, ये सब आ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से फैमिली डिसइंटीग्रेशन भी हुआ है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है परिवार को तोड़ने का, क्योंकि लोग अपने परिवारों को छोड़ के इंडस्ट्री में नौकरी करने चले जाते हैं, तो वहाँ यूनिट फैमिली में रहने लगते हैं। तो ये जितना भी सर्विस सेक्टर का फैलाव हुआ है, ये सब परिवार को तोड़ने, इसने परिवार को तोड़ा है। अभी अच्छा हुआ है बुरा हुआ है इसकी समीक्षा की जा सकती है ना। तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था को नए सिरे से सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। वो कब समझ में आएगा? जब हम इसको सामाजिकता के अर्थ में उत्पादन प्रणालियों को समझें। तो सामाजिकता के अर्थ में उत्पादन प्रणाली, सामाजिकता निर्वाह के लिए इसको समझना ही विवेक सम्मत विज्ञान है। इसको विवेक सम्मत विज्ञान कहते हैं। तो ये जो तीनों नीतियां हैं, ये तीनों नीतियां जो हैं वो 7 कार्यक्रमों में, 5 कार्यक्रमों में नियोजित होती। 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम। यदि इधर तालमेल ही नहीं है तो ये व्यवस्थाओं में तालमेल नहीं होगा। ये 5 व्यवस्था के साथ ही सार्वभौम व्यवस्था, स्वराज्य व्यवस्था, या 10 सोपानी व्यवस्था, सोपानी यानी व्यवस्था है, जिसको अपन व्यवस्था कह रहे हैं, वो व्यवस्था है। व्यवस्था ही प्रभु सत्ता है। व्यवस्था ही प्रभु सत्ता है। तो ये संप्रभुता प्रभु सत्ता में और सभ्यता व्यवस्था में नियोजित होती है, ऐसा कारण। तो जब ये जो है, जिसको अपन कह रहे हैं कि ये यहाँ नियोजित होता है, इसी का नाम है विवेक सम्मत विज्ञान। इसी का नाम है विवेक सम्मत विज्ञान। और जब ये जो है यहाँ नियोजित होता है, व्यवहार में नियोजित होता है, इसका नाम है विज्ञान, इसका नाम है विज्ञान सम्मत विवेक। विज्ञान सम्मत विवेक। तो जो जीने का कार्यक्रम है वो विवेक सम्मत विज्ञान है। तो विज्ञान, विवेक सम्मत विज्ञान से समाधान समृद्धि आता है। और जो विज्ञान सम्मत विवेक है, इससे अभय और सह अस्तित्व आता है। तो ये जो विज्ञान सम्मत विवेक है, यही 10 सोपानी व्यवस्था में प्रमाणित आता है।
एक इसमें और बात रह गई थी कि जो मूल्य चरित नैतिकता है, तो मूल्य परिवार में, चरित्र समाज में, और नैतिकता राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में, इन तीनों को मिला के संविधान बनता है, आचार संहिता बनती है। मूल्य चरित नैतिकता है। इसलिए जो मूल्य चरित नैतिकता के रूप में ही मानवीय आचार संहिता है ना, मानवीय आचार संहिता रूपी मानवीय संविधान है ना। संविधान मतलब सामाजिकता के लिए विधि विधान, सामाजिकता निर्वाह के लिए विधि विधान, ठीक है। और ये संविधान जब व्यवस्था में नियोजित होता है ना, तो संविधान पूर्वक, संविधान से हम लोग क्या अर्जित करते हैं? संविधान पूर्वक अखंड समाज। और व्यवस्था सार्वभौम व्यवस्था है, ये जो होता है व्यवस्था पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था। तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, व्यवहार और व्यवसाय कार्यक्रम है ना। तो इनकी एक सूत्रता यदि हमको कहीं देखना है तो वो यहाँ दिखेगी, है ना। तो इसीलिए ये, इसको हम कह रहे हैं ये विज्ञान है, मध्य दर्शन में विज्ञान इसको कह रहे हैं, ये पूरे को विज्ञान कह रहे हैं। तो विज्ञान में ज्ञान और विवेक शामिल है, इसलिए विज्ञान ही प्रभु सत्ता है। इसलिए जागृति के बाद ही विज्ञानमय कोश का जागरण है। विज्ञानमय कोश का जागरण ही व्यवस्था में जीने की समझ है। उससे पहले तक केवल आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश के जागरण तक मानव 4 विषय 5 इंद्रियों में ही सुख को पहचानता है बस। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। विज्ञान को समझ में आता है, विज्ञान सम्मत विवेक कैसे? उत्पादन, जो भी उत्पादन हुआ है वो समाज में सुलभता के अर्थ में नियोजित होता है। विज्ञान सम्मत विवेक जो है, विवेक सम्मत विज्ञान परिवार तक होता है। अब जो परिवार मिलके जो धनोपार्जन करते हैं उसमें उत्पादन लाभ हानि मुक्त होता है, विनिमय कोष बनते हैं ना, कोष बनते हैं। और शिक्षा और चिकित्सा जो है वो निःशुल्क हो जाती है ना। तो इसका मतलब है शिक्षा चिकित्सा आदि से सुलभता आ गई। तो सुलभता कैसे आई? समृद्धि पूर्वक, है ना, विज्ञान से आई। अब वो कहाँ नियोजित हो रही? सामाजिकता में। क्यों नियोजित हो रही? समाज में अभय के लिए। जैसे हम लोग कोष करते हैं, कोई भी कोष बनाते हैं, अभी जैसे बैंकिंग सिस्टम है, क्यों है? क्योंकि विपत्ति के समय पैसा रहे। जैसे हम रिजर्व बैंक है हमारा, क्यों है रिजर्व बैंक? तो हम या भंडारण करते हैं, FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं इतना सारा? कभी अकाल आ जाए, कुछ हो जाए, भूखमरी हो जाए, मौसम खराब हो जाए, तो उत्पादन बना रहे। तो कोष समाज में, सारे कोष समाज में अभयता के लिए होते हैं, है ना। तो जब उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है ना, जिसको समृद्धि कह रहे हैं, तभी वो सामाजिकता के लिए सुलभता के अर्थ में नियोजित होता है, सामाजिकता निर्वाह के लिए, है ना। उसी से अभय आता है। उससे हर परिवार भय से मुक्त रहता है कि मान लीजिए हम नहीं उत्पादन कर पाए तो भी हमारे लिए खाना पीना कपड़ा लत्ता सब रहेगा। इसीलिए विज्ञान सम्मत विवेक की जरूरत होती है। विज्ञान सम्मत विवेक विधि से अभय और सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, विवेक सम्मत विज्ञान से इसको। ठीक है, अभी इस पे और विचार करना। अपन आज अपना अध्याय 2 कर लें पूरा, है ना। चाय पी के कर लेते हैं।